नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मथुरा से सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकले, तो वहीं अखिलेश यादव भी समाजवादी विजय रथ पर निकल गए हैं। उधर लखीमपुर की घटना के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है और ऐसे में फिलहाल किसी भी सियासी मौके को हाथ से नहीं निकलने देना चाहती हैं। इसी कड़ी में लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के अंतिम अरदास में शामिल होने प्रियंका गांधी आज लखीमपुर में थी। सत्तारूढ़ बीजेपी भी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने के लिए तैयार है। यूपी चुनावों की रणनीति तैयार करने के लिए दिल्ली में हुई पार्टी की संगठनात्मक बैठक में बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा शामिल हुए। बैठक में उत्तर प्रदेश के पार्टी प्रभारी आपको बता दें और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, संगठन सचिव बीएल संतोष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और संगठन सचिव सुनील बंसल भी मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 4 महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ गई है। बीजेपी अपने पिछले रिकॉर्ड को दोहराने की कवायद में जुटी है, तो विपक्षी दल सत्ता में वापसी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। 2022 की चुनावी शय मात के बीच समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखने वाले मुलायम सिंह यादव के सहारे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए अलग अलग रथ पर सवार होकर निकल चुके हैं। 2022 के सियासी चुनौतियों के बीच जब चाचा भतीजे को एकजुट होकर चुनावी रण में उतरना चाहिए था, तब मुलायम के आंगन से 2 रथ अलग अलग दिशा में निकले हैं। अखिलेश यादव ने अपनी यात्रा की शुरुआत कानपुर से की है। उनका रथ कानपुर और बुंदेलखंड में 4 जिलों से होकर गुजरेगा। वैसे तो सपा पर पूरी तरह काबिज होकर अखिलेश खुद को मुलायम के सियासी वारिस के तौर पर स्थापित करने में काफी हद तक सफल रहे हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के साथ साथ सपा के सियासी भविष्य को भी तय करने वाला है। 2017 में सत्ता गंवाने और 2019 में परंपरागत सीटें हारने के बाद अखिलेश के सामने पिता की सियासी विरासत को बचाए रखने की चुनौती है। अपनी रथ यात्रा का उद्देश्य बताते हुए अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश का नव निर्माण हो, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाए। समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा इसीलिए है। अखिलेश ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए उनकी यह यात्रा है। अखिलेश ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों की परेशानियां और सरकार की तथा कथित लापरवाही का मुद्दा भी उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने गंगा मैया को धोखा दिया। जहां साफ होनी थी गंगा मैया, आज वैसी की वैसी गंदी है। कानपुर औद्योगिक शहर है, कानपुर यूपी का बड़ा शहर है, कारोबार है, यहाँ रोजगार है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के लोगों ने देखा है अपनी बर्बादी। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की सरकार ने जिस तरीके से उनके साथ धोखा किया है, किसान अपमानित हुआ है, नौजवान की नौकरी रोजगार छिने हैं। उधर शिवपाल यादव ने अपनी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और पूजा अर्चना से की। शिवपाल का रथ ब्रिज क्षेत्र मथुरा से होते हुए आगरा, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, झांसी, महोबा, फतेहपुर होते हुए प्रयागराज जाएगा। इसके बाद यात्रा का आखिरी चरण 27 नवंबर को रायबरेली में खत्म होगा। वहीं अभी तक 2022 के चुनाव की फाइट से बाहर नजर आ रही कांग्रेस को लखीमपुर हिंसा की घटना से सियासी संजीवनी मिली है और अब प्रियंका गांधी पार्टी को फ्रंट फुट पर लाने में जुट गई हैं। लखीमपुर की घटना के बाद वाराणसी में प्रियंका गांधी के सियासी तेवर और कांग्रेस की किसान न्याय रैली में उमड़ी भीड़ और इसके बाद सोमवार को लखनऊ के जीपीओ पार्क में स्थित गांधी प्रतिमा के पास प्रियंका के मौन व्रत ने न सिर्फ सत्तारूढ़ बीजेपी बल्कि दूसरे विपक्षी दलों को भी अपने अपने नफा और नुकसान तौलने को मजबूर कर दिया है। इसी कड़ी में चारों मृत किसानों के अंतिम अरदास में लखीमपुर पहुंची प्रियंका ने आम लोगों के बीच बैठकर अरदास की। हालांकि जब प्रियंका ने मंच से किसानों को संबोधित करने की इच्छा जताई तो किसान नेताओं ने साफ इनकार कर दिया। वैसे मोर्चे ने प्रियंका गांधी का और उनकी पार्टी का आभार जरूर जताया।
आप जानते हैं कि चुनाव है ना, सब लोग अपने घर से बरसात की तरह निकल आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता के आशीर्वाद लेने के लिए पूरे 5 वर्ष काम करता है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी तैयारी और कार्यक्रम को लेकर बीजेपी यूपी के नेताओं की दिल्ली में हुई बैठक में भी लखीमपुर खीरी घटना के असर पर बातचीत हुई। बीजेपी के संगठन मंत्री BL संतोष के नेतृत्व में शुरू हुई इस बैठक में यूपी के बीजेपी के चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल बैठक में मौजूद रहे। बाद में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी बैठक में शामिल हुए। लगभग 6 घंटे चली इस बैठक को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 4 घंटे में चुनावी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई, जबकि बाद के 2 घंटों में प्रचार प्रसार संबंधी मुद्दों पर चर्चा और रणनीति बनाई गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगले 100 दिनों के 100 कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा हुई। इसमें विभिन्न जातियों के सम्मेलन, पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन समेत ऐसे लोगों से संपर्क करने की योजना बनाई गई जो राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हों। यूपी के नेताओं के साथ अंतिम 2 घंटों में यूपी चुनाव के आगामी कैंपेन को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक चुनावी कैंपेन को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया, जिसमें कई अलग अलग एंगल से प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन तैयार किए गए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कैंपेन में राम मंदिर को प्रमुखता से दर्शाया जाएगा। इसके अलावा कानून व्यवस्था, सरकारी योजनाएं और योगी आदित्यनाथ की हिंदूवादी छवि को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है और इस तापमान को आपने रिपोर्ट में भी देख लिया होगा कि आखिर किस तरह से फिलहाल उत्तर प्रदेश में हलचल बढ़ गई है। और जहां एक तरफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मथुरा से सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकले हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी समाजवादी विजय रथ पर निकल गए हैं। अब रथ का सहारा लेकर यूपी फतेह करने की तैयारी में अखिलेश यादव है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी एक बार फिर से सत्ता हथियाना चाहती है, तो कांग्रेस अपने सूखे को खत्म करने की कोशिशों में लगातार जुटी हुई है। आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान कहां जा रहा है, किस तरह ये सियासी तापमान आगे बढ़ रहा है। इस विषय पे आज तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। RK मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, लीडर हैं बीजेपी के। सुचि विश्वास जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी की। और डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है सपा के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी। सर, ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि हम तो जी सभी छोटी पार्टियों को साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन जब प्रसपा के मुखिया शिवपाल सिंह यादव ये कह रहे हैं कि बताइए, स्पष्ट करिए कि आप हमें साथ में लेके चल रहे हैं, गठबंधन होगा नहीं होगा, तो साफ नहीं किया जाता, क्यों? बात बताऊं, समय आने बहुत ही अच्छी होगी और माननीय अखिलेश जी ने निश्चित तौर पे कहा था कि चाचा जी का सम्मान भी बना रहेगा और उन्हें कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो उपेक्षित। देखिए, कुछ समय का इंतजार है, कुछ चीजों की रणनीति तय हो रही है। एक ठोस धरातल पे जब संबंध बनेंगे तो उन संबंधों में कभी भी खटास नहीं आएगी। इसीलिए माननीय अखिलेश जी इस टाइम प्रयास ये कर रहे हैं कि हम हर हाल में जो जनता की समस्याएं हैं, जो जमीन से जुड़े हुए तथ्य हैं, उन सबको हम हाईलाइट करें। अब आप एक चीज जरा गौर करके देखिए, अभी उन्होंने विकास की बात करी। देखिए, बीजेपी जो है जब आई थी तो केवल विकास की बात कर रहे थे। आज परिस्थितियां ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई एक विकास का कार्य हुआ हो तो आप बीजेपी वालों से पूछ लीजिए, वो एक भी गिना दें। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप गौर करके देखिए, जब कोरोना महामारी फैली थी किस तरीके से मैनेजमेंट इन्होंने किया था। बहुत से लोग, मैं तो चूंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं वैसा डॉक्टर नहीं जो PhD वाले होते हैं, मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, तो मेरा हॉस्पिटल खुद कोरोना में टाइटल था। तो लोग जब ये कहते हैं ना कि सब योगी का एक मॉडल है जो कोरोना मॉडल बताया, तो ये विकास का मुद्दा, कोरोना का मुद्दा और ये जब तमाम मुद्दे जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, तो चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रहा।
अखिलेश यादव तो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, प्रियंका गांधी अपने अपने जो संबोधन होती है उसके शुरुआत दुर्गा स्तुति के साथ करती हैं, और जो अयोध्या फिलहाल है वो सियासत का केंद्र बनता जा रहा है बजाय लखनऊ के। एक सवाल यहाँ पर आपसे है मेरा, शुचि विश्वास जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि अब लखनऊ की जगह अयोध्या सियासत का केंद्र बन गया है, वहां से अब सियासत चलेगी? काशी मथुरा अयोध्या है, हमारे लिए पूरा देश है। हमने तो भारतीयता का नैरेटिव हमारे पास है, हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं। जिन्हें ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है, जो कॉन्ट्रैक्ट ताकतें सत्ता में है, ये उनका विषय है कि वो कौन सा स्थल चुनेंगे और उससे क्या संदेश देंगे। कभी 35 करोड़ का दिया जलाते हैं, कभी ब्रज में भगवा मनाते हैं, कभी धर्म से जुड़े उन्मादी बयान देते हैं, कभी अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियां गिनाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पूरे प्रदेश में 9 इंची का एक ईंटा नहीं लगाया है। और लॉ एंड ऑर्डर और गुड गवर्नेंस की क्या बात की जाए, जो किसानों को ही कुचल के गाड़ी निकल गई और अभी तक टेनी साहब का इस्तीफा नहीं हुआ है, तो ये ढीठ और गैर जिम्मेदार सरकार है और विपक्ष को एकजुट होकर उनका सामना करने की आवश्यकता है। ठीक है, ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, आर के मिश्रा साहब? नेहा जी, सबसे पहले मैं नवरात्रा की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ जी जी। और साथ ही मैं यहाँ से शुरू करना चाहूंगा, जो यहाँ पर जो भी प्रवक्ता बैठे हुए निश्चित तौर पर अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, मुझे उससे कोई ऐसा नहीं है जो कि किसी को आपत्ति होगी। लेकिन आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो यूपी में खास करके जो साजिशों का दौर चल रहा है, वो निश्चित तौर पर यहाँ पर गौर करने की बात है और जनता को इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ, अगर बीएसपी हो चाहे एसपी हो या कांग्रेस हो, मैं लखीमपुर की घटना से उठाना चाहूंगा मैं आपको। निश्चित तौर पर जिस तरह से साजिशों का दौर चला, क्योंकि इन्होंने देखा जो 4.5 साल तक कहीं पे भी दंगा नहीं हुआ, कहीं भी दंगा भड़काने वालों के ऊपर में कार्रवाई हुई, चाहे कोई भी योजना हो वहां पर इतनी अच्छी तरह से लागू किया गया है। जहां पर हम लोगों ने कहा डबल इंजन की सरकार है, निश्चित तौर पर केंद्र की सभी योजनाओं को गरीब जनता तक कैसे पहुंचाई जाए, ये जो पूरी तरह से एक योजना वहां पर जाकर के चलाई गई वहां पे उत्तर प्रदेश में, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। 4.5 साल का अगर कार्यकाल ले लें तो आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि यही समाजवादी पार्टी 2017 से पहले ये इनका नारा क्या था, जो काम बोलता है यही कह रहे थे ना, लेकिन काम किस तरह से बोलता है सबने देखा और सबने इनको रिजल्ट भी दिखा दिया। जहां तक बात है भाजपा की, आपको मैं बता दूं, बड़े विश्वास और स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जितना भी साजिशें कोई भी कर ले, लेकिन भाजपा फिर दोबारा सरकार में आएगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ और स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की बात जहाँ पर परिवारवाद और अवसरवाद जिस तरह से उनके ऊपर में हावी है, कांग्रेस अपना पूरी तरह से जमीन खो चुकी है। यहीं पर अगर मैं दिखाऊं तो हनुमानगढ़ में जिस तरह से किसानों तैयारी इतनी बढ़िया आपकी सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि कैंपेन में राम मंदिर को बेहतर तरीके से उठाया जाएगा, उसको दर्शाया जाएगा। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या अयोध्या के आसपास ही अब राजनीति घूमती हुई दिखाई देगी? लखीमपुर का मुद्दा कुछ नहीं है, कोरोना का मुद्दा कुछ नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा रहेगा चुनाव में तो सिर्फ और सिर्फ अयोध्या का रहेगा। देखिए नेहा जी, मैं आपको स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा, जो कि राम मंदिर हो चाहे किसी भी तरह का, जो हमारा इस तरह का जो फोकस था वो हमारे एजेंडा में बिल्कुल साफ था, कहीं पे भी आपको नजर नहीं आया होगा। तो ये हिडन एजेंडा था, मंदिर वहां पर निर्माण होना भाजपा के हमेशा से उसमें रहा, सहमति रही, सब कुछ रहा। लेकिन यहाँ पर जो चोला पहन करके बैठने वाले हैं, जो राम भक्तों के ऊपर में गोली चलाने का काम करते थे, लाठी चलाने का काम करते थे, आज वो लोग एक्सपोज हो गए हैं। यही चीज समझने की बात है। जो पहले जय श्री राम जो कहने वाले थे, राम भक्तों के ऊपर में जिस तरह से लाठी और गोली चलाते थे, आज वो चोला पहन करके राम भक्त। अरविंद जी जवाब दीजिए, डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी जवाब दीजिए। आज चोला पहना हुआ है ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं पहले कार सेवकों पर गोली चलाई, राम भक्तों पर गोली चलाई, लेकिन अब राम के नाम का चोला पहना हुआ है वोटों के लिए। एक बात बताइए, ये लोग जो बात करते हैं ना कभी कभी हिंदुत्व की, जो है कि हिंदुत्व में ऐसी बात करते हैं जैसे हिंदुत्व का हिंदुत्व इनके बगैर असुरक्षित हो गया। कितनी बड़ी गलतफहमी लोगों ने पाल रखी है।
हिंदुत्व के नाम पर ही ये आज सत्ता में बैठे हुए हैं और आज हिंदुत्व का ये अपने ऊपर ये लेके रखते हैं कि इन्होंने कॉपीराइट ही रखा हिंदुत्व का। मैं आपको बताऊं, अयोध्या क्या ही ले लीजिए, इन्होंने 4.5 साल में क्या डेवलपमेंट अयोध्या में हुआ, आप जरा गौर करके देख लीजिए। मैं हर साल अयोध्या जाता हूँ। अयोध्या की स्थिति ये है कि जब हम रामलला के दर्शन करने जाते हैं, ठीक है मैंने मान लिया वहाँ पे जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, आप वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्या आप पेड़ पौधे भी नहीं लगा सकते? सूखी झाड़ियां खड़ी हुई थी वहाँ पर। सर आप अयोध्या जाते हैं, अखिलेश यादव भी आजकल मंदिरों का दौरा कर रहे हैं, ये परिवर्तन जो हुआ है समाजवादी पार्टी में, इसके पीछे की वजह क्या चुनाव है क्या? अच्छा एक बात बताइए, आज मैं आप अखिलेश जी को, आप लखनऊ में जो है आप जरा हर तरफ निगाह घुमा के देख लीजिए, गोमती रिवर फ्रंट किसने बनवाया? अखिलेश जी ने बनवाया। आपके जो है हाई कोर्ट बिल्डिंग किसने बनवाई? अखिलेश जी ने बनवाई। एकाना स्टेडियम किसने बनाया? अखिलेश जी ने बनवाया। आपका मेदांता हॉस्पिटल कौन लेके आया? अखिलेश जी लेके आए। नहीं, मंदिरों की बात मैं सर कर रही हूँ, मैं मंदिरों की बात कर रही हूँ। आजकल मंदिरों का बड़ा दौरा हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? अखिलेश जी, ये तो इन लोगों ने इस तरीके से माइंड सेट कर रखा है। अखिलेश जी तो खुद यदुवंशी हैं, आप समझ लीजिए कि वो यदुवंशी हैं। भगवान कृष्ण और राधा जी के तो वो तो उनके एक तरीके से सबसे बड़े भक्तों में से आते हैं। एक ऐसी बात है, ये तो इन लोगों ने इन्हें धर्म की तब याद आती है। चलिए मैं सुची जी के पास जाऊं, उससे पहले कुछ मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से अपनी बात रखिए। नेहा जी, ये अभी देखिए यहाँ पर जो कि ये जातिगत किस तरह से हो रहे हैं, मैं बिल्कुल फिर भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो कि श्री राम को ये यदुवंशी कह रहे हैं और ये कह रहे हैं अखिलेश जी खुद भी यदुवंशी है। अब ये बताइए जो कि श्री राम क्या इनके हैं क्या इनके जाति के हैं? तो क्या यहाँ पर जातिगत राजनीति करने वाले जो समाजवादी पार्टी है, ये समाज को बांटने का काम करते हैं, ये समाज को बांटने का काम करते हैं। इस तरह की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, इस तरह की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, जबकि नहीं करना चाहिए। ये समाज को बांटने का काम करते हैं, ये समाज को बांटने का काम करते हैं। जनता बिल्कुल इनको सबक सिखाएगी। ठीक है सुची जी, ठीक है, राम तो काल्पनिक है, कम से कम कांग्रेस तो कम से कम इस बात पे अपनी टिकी रहेगी ना, जिस बात का जिक्र किया गया था कि राम तो जी काल्पनिक है। देखिए, राम का चोला पहन के राम की आड़ में जो अराजकता इन्होंने फैलाई है ना, वो आप हाथरस में 2:30 बजे किसने इनको हिंदू धर्म का सम्मान किया, जो हिंदू धर्म की सनातन विधि से उसको दाह संस्कार नहीं होने दिया। ये जो लखीमपुर में घटना हुई, जो विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ, जो विकास दुबे का बुलडोजर चढ़ना, जो खुशी दुबे नव विवाहिता, तो ये कितना राम के भक्त हैं। अब जनता ने मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी के राम नाम सत्य का समय बहुत शीघ्र है, क्योंकि राम के आड़ में भारतवर्ष में इतना कभी अन्याय और दुराचार भारतवर्ष की जनता पर नहीं हुआ। राम की आड़ में सार्वजनिक उपक्रमों को बेच दिया, राम की आड़ में जुडिशरी तबाह कर दी, राम की आड़ में जर्नलिज्म बर्बाद कर दिया, राम की आड़ में ईडी ले आए, राम की आड़ में सीबीआई डाल दिया, राम की आड़ में तो क्या क्या राम की आड़ में इन्होंने किया है। लेकिन सुची जी आजकल भगवान राम की याद तो ठीक है बीजेपी कर रही है। सुची जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का जिक्र मैं ब्रेक पे जाने से पहले कर रही थी कि अब मंदिर जाने की याद क्यों आ रही है कांग्रेस के नेताओं को। जी, आपने राम भक्ति पर एक सवाल किया था, तो राम के लिए तो मुझे अडवाणी जी से पूछना पड़ेगा। और एक बहुत फेमस राम भक्त है प्रवीण तोगड़िया जी, बड़ी भक्ति की उन्होंने राम की, लेकिन Z+ की सुरक्षा में रोते हुए पाए गए थे। अगर ना हो यकीन तो वीडियो ढूंढ लीजिएगा, पता ही नहीं चला कि प्रवीण तोगड़िया जी इतने बड़े राम भक्त और मंदिर के भूमि पूजन में भी दिखाई नहीं दिए। तो जो राम की दुकान चला रहे हैं वो राम के अस्तित्व का भान नहीं है, वो भारतवर्ष की आस्था का विषय नहीं समझते, वो हृदय में प्रेम नहीं समझते, वो सनातन की सहिष्णुता नहीं समझते। और जो जहर की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, लाशों की राजनीति करते हैं, दंगे की फसाद की राजनीति करते हैं। और ना यकीन हो तो आपत्तिजनक बयान उठाकर देख लीजिए, माना क्लीन चिट मिला है गोधरा में, माना तड़ीपार साहब को भी क्लीन चिट मिला है, माना मुख्यमंत्री जी भी भले ही विधानसभा में रोए थे किंतु साक्ष्यों के अभाव में बरी है, ये डिप्टी सीएम केशव मौर्य साहब बरी है, भले ही वो भी हजारों पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाम पर मुकदमे वापस ले लिए गए, लेकिन जो बर्बर और निर्मम नरसंहार हुए हैं उसकी बानगी भर है लखीमपुर में गाड़ियों से किसानों को कुचल देना। तो ये रक्त रंजित भारतीय जनता पार्टी है और इसके इतिहास में खून खराबा है।
और ठीक। कायर है। ना तो ये स्वाधीनता के संग्राम में थी और ना ये आज भारतवर्ष के साथ है। ये श्रीमन मोहन भागवत जी की जो संघ विचारधारा है, ये जहर और नफरत की राजनीति है, ठीक और वही आज सत्ता में है। ठीक है मिश्रा जी, अब सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी सूची जी कर रही थी, अरविंद जी मैं आती हूँ आपके पास। जिस बात का जिक्र अभी सूची जी कर रही थी कि राम के नाम की दुकान चलाते हैं आप लोग, जब जब चुनाव आता है तब तब राम के नाम पर वोट मांगते हैं, ऐसा है क्या? मिश्रा जी आवाज मिल पा रही है आपको? मिश्रा जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ ठीक ना, ठीक। सूची जी का कहना है कि राम के नाम की दुकान चलाते हैं आप लोग, जब जब चुनाव आते हैं राम के नाम पर बस वोट मांगते हैं, राम मंदिर को एक एजेंडे में रखते हैं, और अयोध्या तो इस वक्त केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दिवाली ऐसे ही आने वाली है, आप लोग दीपोत्सव वहां मनाएंगे और तमाम तरह के वहां पर माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ और सिर्फ राम का नाम इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वोट बटोरे जाए। देखिए नेहा जी, मैं आपको भारतीय संस्कृति को अगर कोई रक्षा का अगर अभी कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर जो भी हैं, यहाँ पर जो भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जो भी हमारी बहन है, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने जिस तरह की कलेक्टिव पॉलिटिक्स करी है, इन्होंने यहाँ पर आकर के ये कौन जनेऊ पहनना है, ये मुझे जनेऊ पहनना है तो मैं तो जनेऊ पहनता हूँ, कोई इसमें कोट के ऊपर पहनने की कहाँ जरूरत है। अगर हम दीपोत्सव मनाएंगे तो हम बिल्कुल मनाएंगे। मैं तो इनको भी आग्रह कर रहा हूँ जो कि वहां पर जाकर के दीपोत्सव में शामिल हो। पर भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए सनातन धर्मावलंबियों को वहां पर बिल्कुल दीपोत्सव मनाना चाहिए। ये तो मैं आग्रह कर रहा हूँ इन लोगों से भी। नहीं, ये लोग इन्होंने एजेंडे को सेट किया है जो कि भाजपा ही दीपोत्सव मनाएगी। हमारे कभी भी एजेंडे में, हमारे कभी भी मैनिफेस्टो में ये नहीं है जो कि वहां पर जाकर के दीपोत्सव मनाए। हम तो बिल्कुल भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए वहां पर बैठे। सर बीजेपी भारतीय संस्कृति की रक्षा नहीं करेगी तो लोगों के जहन से हिंदुत्व खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, आप नेहा जी मेरे से पूछ रही हैं? जी देखिए नेहा जी, मैं ये कह रहा हूँ हिंदुत्व का खत्म होना, मैं उसके ऊपर में नहीं जाना चाहता, लेकिन इन्होंने एक सेलेक्टिव एक जगह बना दी है भाजपा के लिए जो दीपोत्सव। आप एक चीज बता दीजिए, भाजपा दीपोत्सव मनाती है, क्या कांग्रेस को नहीं मनाना चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी को नहीं मनाना चाहिए? क्या बीएसपी को नहीं मनाना चाहिए? जवाब दीजिए, बिल्कुल जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अरविंद जी का रुख करती हूँ। जल्दी से जवाब दीजिए सुची जी। देखिए, सनातन जो है हजारों वर्ष पुराना है और जनसंघ की स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना मुझे लगता है 100 बरस भी नहीं हुआ। तो ये फर्जी राष्ट्रवादी धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे। धर्म मनुष्य की रक्षा करता है, ईश्वर मनुष्य की रक्षा करता है। ये इतने बड़े पाखंडी है कि ये लोग धर्म से भी बड़े हैं, इन्होंने ठेका लिया हुआ है। तो इनका फर्जी राष्ट्रवाद है। 52 साल तिरंगा नहीं फहराया, संविधान की तोड़ियां जलाई, स्वाधीनता के आंदोलन में नामा लिख रहे थे। हिंदुत्व के ठेकेदार है क्या? पावर में आ गए, हिंदुत्व के ठेकेदार है क्या मिश्रा जी? पावर में आ गए तो कभी जी हिंदुत्व के ठेकेदार है क्या मिश्रा जी आप? मिश्रा जी जी हिंदुत्व के ठेकेदार है क्या आप लोग? नहीं, मैं कह रहा हूँ हिंदुत्व क्या ठेकेदार होना पर यहाँ पर क्या है। मैं कह रहा हूँ भारतीय संस्कृति की रक्षा करना। हिंदुत्व का ठेका तो नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस से भी, मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी से भी वहां पर दीपोत्सव में जाकर के वहां दीप जलाए। जब जाकर के राम मंदिर की याद आती है, जब हनुमान मंदिर की याद आती है, जब अपने आप को जदुवंशी कहते हैं, तब जाकर के संदेह होता है और जब चुनाव आता है तब जाकर के वहां पर जाकर के ये दीप लेकर के जाते हैं, मंदिर घूमते हैं, कोट के ऊपर में जनेऊ पहनते हैं। ये जनता सब देख रही है और 2022 में मैं आपको बता दूं तो निश्चित तौर पर 2022 में भाजपा फिर सरकार में आएगी। ये चीज मैं आपको स्पष्टता के साथ। ठीक है अरविंद जी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से अपनी बात रखिए अरविंद जी। देखिए, अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि सनातन धर्म के बारे में, अब मैं सत्य बात आपको बताऊं कि जो है यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, उसका उपनिषद है ईशोपनिषद। उसे अगर आप पढ़ेंगे तो धर्म की एक उन्होंने व्याख्या लिखी है, सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। और जो व्यक्ति
कर्तव्य पंचक का निर्वाह सत्य के साथ करता है, उसी को हम धर्मात्मा हैं। अब जब इनसे हम पूछ लें कि सत्य क्या है, आप सत्य का कितना साथ देते हैं, कितना सत्य बोलते हैं, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये धर्म के बारे में कितना अपने आप को जानते हैं। अब मैं बताऊं आपको, रही बात भगवान राम की, तो भगवान राम को मानते हैं लेकिन भगवान राम की नहीं मानते। भगवान राम ने हमें मर्यादा सिखाई। क्या इन्होंने जब कोरोना समय था तो क्या इन्होंने अपना राजधर्म निभाया? अब मैं एक चीज अभी आपको और बता दूं, इस समय डेंगू एक महामारी की तरह पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। पूरे प्रदेश में सरकार कतई नहीं चेत रही, कहीं पर भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही है जिससे अभी जब थोड़े दिन बाद आप देखिएगा लोगों का मरना शुरू हो गया है इस टाइम, लेकिन सरकार कतई नहीं चेत रही, क्योंकि इन्हें अपना पाखंड एक दिखाना है। इन्हें एक ऐसी चीज दिखानी है कि हमने हवा में सब चीजें बांध रखी है। क्यों जमीनी स्तर पे आप लोग नहीं आके देख रहे हैं? आज डेंगू एक महामारी की तरह फैल गया है। अब कल जब गंगा में लाशें तैरेंगी तब ये कहेंगे नहीं साहब ये तो लोगों ने ऐसे छोड़ दी। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी थी, इस टाइम डेंगू भी उसी तरीके से महामारी के रूप में जबरदस्त फैल रहा है। मैं सबसे अपील करता हूं इन लोगों से, क्योंकि यही सत्ता में बैठे हैं। देखिए, सत्ता में उत्तर प्रदेश की जनता, कुछ तो कम से कम हक है उसका कि सरकारी तरफ को किस लिए देखे कि आपने डेंगू में से मरने के लिए छोड़ दिया था वो कोरोना में, कि आप डेंगू में भी मरने के लिए छोड़ रहे हैं आप। ये भगवान राम ने आपको सिखाया, ये भगवान राम ने राजधर्म आपको सिखाया। ठीक है, ठीक है। सब मिश्रा जी, साम दाम दंड भेद, सिर्फ एक ही निशाना रहता है क्या? एक ही एक आप लोगों का टारगेट रहता है कि जैसे तैसे करके बस चुनाव जीतना है? कौन सी बीमारी चल रही है, कैसे उस पर नियंत्रण पाया जाए, इसके लिए कोई कहीं ना कहीं प्लानिंग नहीं होती? कोई मतलब नहीं, जनता नेहा जी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई से मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, अभी सत्य की बात पढ़ा रहे थे हमें। जब वैक्सीन जब आई तो भ्रम की स्थिति किसने पैदा की? ये कोरोना के ऊपर में हमें दे रहे हैं एग्जाम। क्या इनको अपने अंदर में झांक करके देखने की जरूरत नहीं है? वैक्सीन के ऊपर में भ्रम किसने फैलाया था? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे पास है। अगर नहीं अगर इनको चाहिए तो मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इनको भेज दूंगा। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके नेता, इन्होंने कोरोना वैक्सीन के ऊपर में जिस तरह से भ्रम फैलाया, और देश नहीं विश्व में अपना जो वैक्सीन है, अपना मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन जो है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आक्रामक रूप का उन्होंने अपना लिया है और फिलहाल किसी भी सियासी मौके को वो हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। ये हम ताजा फिलहाल देख भी पा रहे हैं, ताजा घटनाक्रम जो चीजें निकल के सामने आ रही है। इसी कड़ी में अभी लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के अंतिम अरदास में प्रियंका गांधी शामिल होने लखीमपुर पहुंची थी। लेकिन अब ऐसे में क्या ये कहा जाए कि प्रियंका के सहारे अब यूपी के सत्ता तक पहुंचने के लिए कांग्रेस लगातार जद्दोजहद कर रही है, या फिर क्या इस सूखे को खत्म कर पाएंगे प्रियंका, जो कि तकरीबन 3 दशकों से हैं उत्तर प्रदेश में? सुची जी से हैं जी। देखिए, संवेदनशील होना चाहिए, हर मनुष्य को होना चाहिए। जब व्यक्ति के अंदर मानवता है तभी वो मनुष्य है। और अगर संवेदना व्यक्त करना अपराध है तो विपक्ष के सभी नेता अपराधी हैं। अभी तक मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने मौन ही रखा है, 2 शब्द भी व्यक्त नहीं किए उन परिवारों के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी त्रासदी को झेला। और 1 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकारों और 45 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देने के बावजूद वो परिवार अभी भी न्याय की मांग कर रहा है। तो ऐसे में अगर यदि श्रीमती प्रियंका गांधी अंतिम अरदास में पहुंची या वो मिलने जाना चाह रही थी, तो क्या कोई लीगल वैलिडेशन के बिना उन्हें 30 से 35 घंटा हिरासत में रखने का कोई औचित्य है? उनके ऊपर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखना क्या वाजिब है? आरोपितों को, हत्या के आरोपी को पकड़ने के स्थान पर सरकार विपक्ष के नेताओं पर घेराबंदी कर रही है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को कभी बहराइच में, कभी घाघरा के पुल पर, कभी बाराबंकी, कभी उन्नाव, कभी हाथरस, कभी सोनभद्र, कभी उम्भा, कभी बागपत और कभी ये लखीमपुर का अरदास। आज भी उनके रास्ते में बराबर रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई। क्यों? बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत ही अहिंसक तरीके से अगर वो मिल रही है। मैं तो कह रही हूँ मुख्यमंत्री जी को भी जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव मनाने उत्तर प्रदेश आए, लखनऊ आए, क्या वो 120 किलोमीटर लखीमपुर नहीं जा सकते थे? इस पर सरकार लापरवाह और गैर जिम्मेदार है। उसके बाद सियासी जमीन। ठीक है, इस पे रिएक्शन लेने से फिर मैं लौटूंगी आपके पास।
एक सवाल यहाँ पर मिश्रा जी आपसे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत महोत्सव मनाने के लिए लखनऊ पहुंचते हैं, वहां कहते हैं कि जिन जिनको घर मिला है वो अपने घर में दीपक जलाएं। सर, जिनके घरों के दीपक बुझ गए उनके लिए प्रधानमंत्री के पास कहने के लिए दो शब्द भी नहीं थे, क्यों? और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है कि अभी अजय मिश्रा को इस्तीफा लेने की बात की जा रही है, लगातार मांग की जा रही है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। सर, क्यों बीजेपी उनका इस्तीफा लेने से परहेज कर रही है? इसलिए कि विधानसभा चुनाव में एंटी ब्राह्मण कहीं ना कहीं संदेश जाएगा, ये वजह है क्या? नेहा जी, बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं, जो भी जिस परिवार के व्यक्ति की वहां पर मृत्यु हुई है, बिल्कुल संवेदना है। पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, पूरा प्रशासन खड़ा है, कानून व्यवस्था खड़ी है, सब कुछ खड़ी है। अब देखिए, एक चीज मैं बता देता हूं आपको, जो ये कह रही हैं, सुचिति जी कह रही हैं, जो कि वहां पर प्रियंका जी संवेदना व्यक्त करने के लिए गई थी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये संवेदना नहीं, साजिश। आप कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए आप वहां पर पहुंच रहे थे। आप जब देखा कि राज्य सरकार ने पूरी तरह से कानून व्यवस्था को बिल्कुल सुचारू तरीके से, अपनी दूरदर्शिता से, अपने विजनरी तरीके से उसने जो है तो संभाला, तब जाकर के सभी को वहां पर परमिशन दिया गया, जाकर के आप संवेदना व्यक्त करिए, सब कुछ करिए। लेकिन ये संवेदना नहीं, ये घटना के बाद ये साजिश के तौर पर ये लोग वहां पहुंच रहे थे। और ये जितना भी घटनाक्रम हुआ, बिल्कुल वहां पर साजिशन, ये लोग जो भी विपक्षी दल थे, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, चाहे राहुल जी हों, कोई भी हो, वो वहां पर बिल्कुल साजिशन, वहां पर कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए पहुंच रहे थे। निश्चित तौर पर उस परिवार के साथ, मैं कह रहा हूं 4 किसान ही नहीं, जो वहां पर 8 लोगों की मृत्यु हुई है, उन सभी परिवारों के साथ पूरी संवेदना है। इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? ब्राह्मण है इसलिए, या फिर वजह ये है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गलत संदेश जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक छवि बन गई है उत्तर प्रदेश की सरकार की कि एंटी ब्राह्मण है, विपक्ष में लगातार इस बात को उठाता है, ये भी एक डर है क्या? देखिए, कानून और नैतिकता भी अपना काम कर रहा है। जब वहां पर जांच चल रही है, जो दोषी पाया जाएगा, वो योगी जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, क्योंकि जो भी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, मैं रहूं कोई रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहां पर बिल्कुल जो भी है, कानून के दायरे के अंदर में जो भी होगा, जहां तक नैतिकता की बात है, मैं वो भी स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, नैतिकता है, निश्चित तौर पर अगर वहां पर ऐसा लगता है जो कि शीर्ष नेतृत्व को नहीं वहां पर इस्तीफा देना चाहिए, निश्चित तौर पर उनसे मांग लिया जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि जांच चल रही है, बहुत सारे वीडियो जा रहे हैं, वहां पर कंफ्यूजन ज्यादा है, इस वजह से। किस बात की कंफ्यूजन है? किस बात की कंफ्यूजन है सर? कोर्ट को ये संज्ञान लेना पड़ा और ये कहना पड़ा कि इतना लेट लतीफी क्यों? धारा 302 लागू होने के बाद, जब किसी व्यक्ति पर धारा 302 लगी हुई है, उसके बावजूद भी आप ये इंतजार कर रहे हैं कि वो आरोपी खुद पुलिस के पास आएगा? कोर्ट को ये कहना पड़ा सर। जहां पर न्यायालय को लगा जो कि नहीं, वहां पर अगर लचीलापन बढ़ता जा रहा है, ढीलापन बढ़ता जा रहा है, वहां पर उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। मैं न्यायालय के ऊपर में कोई ना हस्तक्षेप करना चाहता हूं, ना उनके टिप्पणी के ऊपर में जाना चाहता हूं। लेकिन राज्य सरकार पूर्णतः से प्रतिबद्ध है अरविंद जी, कानून व्यवस्था। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, मैं आपको नैतिकता की बात बताऊं। नैतिकता तो ये है कि देखिए, किसान कुचले गए, तब इनके अंदर कोई संवेदना नहीं जागी। उसके बाद आप और समझ लीजिए, जो कल्पित थे, जो सुपुत्र थे, हमारे मंत्री पुत्र जो थे, मेन उनके सारे चीजें हुई, तो जो पीछे जो कार्यकर्ता बैठे हुए थे, उनका तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि वो बहुत बड़े दोषी थे। और जो दोषी, जो कार्यकर्ता वहां पे मारे गए, क्या ये बीजेपी वाले उन अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी कहीं पे दिखाई पड़े? और आपको बता दूं, रही कानून व्यवस्था की बात जो है, तो इन्हें इसकी चिंता नहीं है कि वहां पे 8 लोग मारे गए। इन्हें इस चीज की चिंता है कि अगर मंत्री पुत्र को हमने जो है सम्मान भेजना है, तो हम फूलों के गुलदस्ते के साथ भेजें या मिठाई के डिब्बे के साथ भेजें, हम रेड कारपेट उनके लिए बिछाएं ताकि वो आए और इन्हें अनुग्रहित करें कि देखिए, हम 302 के वांछित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हमारे लिए नजरें बिछाए बैठी। ये तो कानून व्यवस्था है इस टाइम उत्तर प्रदेश की। अब आप इनसे नैतिकता
कानून व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, कहीं पर भी आप देख लीजिए, एनसीआरबी का आप डाटा उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश में हत्याएं बढ़ी हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक अहम विषय था, तो अभी से ही तैयारियां लगातार जारी है। लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर है डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी कि मुलायम सिंह यादव के नाम पर ही दो पार्टियां चुनावी मैदान में कूद गई हैं, वोट मांग रही हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है, समाजवादी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, मुलायम सिंह के समर्थन कहाँ जाए? देखिए, एक बात तो आप निश्चित तौर पे मान चलिए कि माननीय अखिलेश जी ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मजबूती से उभारा है, आज मैं आपको बताऊं कि हमारे जो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि 2022 में इनकी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई, तो मैं आपको बताऊं कि अब परिस्थितियां सब बदल गई। अब जमीनी हकीकत कुछ और है, क्योंकि इनके पास आंकड़े बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड इन मैनिपुलेशन एंड इनके पास जो मीडिया टीम है वेरी नाइस, क्योंकि दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, आज 2022 में सत्ता में वही आएगा जो जमीन पे दौड़े। और मैं आपको बताऊं, जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है वो इस टाइम जमीन पे लगे हुए हैं। आप अखिलेश जी की यात्राएं देखिए, मेरा ये कहना है कि दो पार्टियां मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट मांग रही हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको सच बात बताऊं कि देखिए, अब समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है वो माननीय अखिलेश जी है, वही। और दूसरा एक चीज आप और भी समझते, इज द मैन ऑफ फ्यूचर। जो फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने अपनी कार्यकाल में इतना कार्य कराया कि आज जनता ये कह रही है कि नहीं, कुछ ही दिन है शेष, आ रहे हैं अखिलेश। ये जो स्लोगन है, ये नौबत क्यों आई? ये नौबत क्यों आई कि दो जगह मुलायम सिंह यादव के पोस्टर लग रहे हैं, जब शिवपाल सिंह यादव बार बार कह रहे हैं कि हमें बताइए कि आप गठबंधन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते तो स्पष्ट कर दीजिए, करना चाहते हैं तो बता दीजिए। ये नौबत क्यों आ रही है कि अलग अलग रथ दो पार्टियों के निकल रहे हैं, दोनों पे मुलायम सिंह यादव के पोस्टर लगे हैं? क्या नहीं लगता है कि इससे आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, मैं सच बात आपको बताऊं, जो जनता है वो माननीय अखिलेश जी को ही देख रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी नुकसान की संभावना होगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, माननीय अखिलेश जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि चाचा जी का सम्मान बना रहेगा, और जो समय लग रहा है वो समय लग रहा है। देखिए, इस टाइम क्या है ना, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर इट टेक्स टाइम, तो वो उसमें समय ले रहे हैं। और किस तरीके की चीजें आई, पर जितना मैं जरूर कहूंगा कि 2022 में वी आर कमिंग बैक विद मोर देन 300 सीट। ठीक है सर, ये दावे तो तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि हम वापस सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन अब मिश्रा जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो 2017 में हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी में जो खेमेबाजी थी, जो सिर्फ टोवल की स्थिति थी, वो एक बार फिर से देखी जा रही है, खेमेबाजी। लेकिन ये कहा जा रहा था कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव हो गए तो शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों साथ में आ जाएंगे और फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे, यानी कि पूरी तौर पर समाजवादी पार्टी की जो ताकत होगी वो एकजुटता के साथ लड़ेगी। ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है मिश्रा साहब, इसका फायदा किसे मिलेगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में उठापटक है, बिल्कुल उन्होंने जो प्रवक्ता है, निश्चित तौर पर इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए उनको। देखिए, पहले क्या था, मुख्यमंत्री के कोई भी अपराध हो, कोई भी योजना हो, कुछ भी हो, मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं होता था। लेकिन अगर आज के डेट में अगर देख लें, आज की तारीख में, तो हर एक चीज मुख्यमंत्री के संज्ञान में होता है, चाहे वो अपराध हो, चाहे कोई योजना हो, किसी भी तरीके का, बिल्कुल उनके नजर में होता है, उनके संज्ञान में होता है। समाजवादी पार्टी के अंदर में जिस तरह से वहां पर आप देखेंगे, जो परिवार के अंदर ही, क्योंकि देखिए परिवारवाद वाली, ये परिवार वाली पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी कहने के लिए समाज की बात की कर रही है, लेकिन समाज की बात करने वाले बिल्कुल ही परिवार के अंदर सिमट करके रह गए हैं। और ये परिवार की पार्टी है। आज वो नाराज हो रहे हैं, कभी चाचा जी नाराज होते हैं, कभी पापा जी नाराज हो जाते हैं, कभी खुद नाराज हो जाते हैं। तो ये सब सारी जो व्यवस्थाएं हैं, निश्चित तौर पर इसमें आप देखेंगे समाजवादी पार्टी बिल्कुल बैकफुट पर है, और इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। बैकफुट पर होने से क्या आपको फायदा मिलेगा? बीजेपी फायदा देखती है अपना?
निश्चित तौर पर नेहा जी, बिल्कुल आप देखेंगे जो कि अगर ग्राउंड करने वाली अगर पार्टी है तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप देखेंगे जन जन के अंदर में उतरने वाली, जन जन की समस्याओं को उठाने वाली पार्टी अगर है तो कोई भाजपा है। और निश्चित तौर पर ये भले ही विश्वास ना करें, लेकिन आगामी चुनाव में इसके आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद जी। माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ताल ठोकी जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि वो 300 प्लस सीटें जीतेंगी। हालांकि इस जनता किस पर विश्वास करेगी, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।